जय हिंद दोस्तों, हमने जीके जीएस का एक न्यू बैच स्टार्ट किया है। इसमें मैंने आपको 3 सब्जेक्ट को कवर करवाने की बात कर की है, ठीक है। पहले हमने इसमें हिस्ट्री कवर करने की बात की है। उसके बाद हम आपको यहाँ पे पॉलिटी कवर करवाएंगे और उसके बाद हम आपको ज्योग्राफी कवर करवाएंगे, ठीक है। पहले हमारा टारगेट है कि 10-10 क्लास इनकी करवाई जाए, ताकि जो आपका होने वाला एग्जाम है उसका वीडियो वीपीडीओ, उत्तराखंड वालों का वीडियो वीपीडीओ और जो पटवारी लेखपाल का जो आपका पेपर है उससे पहले सारी क्लास खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, हो जाएगी लगभग, ठीक है। लगभग अभी हम हिस्ट्री में 2 क्लास को कवर कर लेते हैं। हिस्ट्री में हम पहले प्राचीन इतिहास को तो हम आज कवर कर चुके हैं, कल हम लास्ट क्लास उसकी कवर करवा दी है। तो आज हम मध्यकालीन इतिहास को यहाँ पर कवर करेंगे। मध्यकालीन इतिहास की भी 3 से 4 क्लास इसमें भी आएंगे, तो लगभग 10 क्लास हमारे दोनों के मिलाकर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 4-5 क्लास फिर से आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए चाहिए होंगे, ठीक है। तो पहले हम 10-10 क्लास करके कवर करवा देते हैं, इसके बाद हम आपको पॉलिटी कवर करवा देंगे, ठीक है। तो आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास के स्रोत देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपको पुस्तक दे रखी है, दूसरी तरफ इनके विषय दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको पुस्तक दी है मीरात ए सिकंदरी। तो मीरात ए सिकंदरी आपका किस विषय पर आधारित है, तो ये आपका गुजरात विषय पर आधारित है। गुजरात विषय और राणा संगा के बारे में इसमें बताया गया, ठीक है। तो मीरात ए सिकंदरी आपको ये पता करना होगा, जो मीरात ए सिकंदरी लिखी किसने है, तो ये आपको लिखी है सिकंदर इब्राहिम ने। किसने लिखी है? सिकंदर इब्राहिम ने, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या है आपका, बुरहान ए माशिर इतिहास। तो बुरहान ए माशिर इतिहास है, ये किसकी है? पहले का आपका हो जाएगा 4, दूसरा आपका बुरहान ए माशिर इतिहास। जो बुरहान ए माशिर इतिहास है, तो इसमें हमें पता चलता है बहमनी के अहमदनगर का इतिहास पता कर चलता है, ठीक है। तो यानी कि, और ये बुक लिखी किसने है, तो ये सैयद अली तबातब ने लिखी है। ये लिखी है आपका सैयद अली तबातब, ठीक है। तो ये आपको याद करना होगा। फिर आपका रियाज उस सलातिन संग्रह। रियाज उस सलातिन संग्रह ये किसने लिखा है, तो ये लिखा आपका बंगाल के, ये लिखा है आपका किसने, तो ये आपका गुलाम हुसैन ने लिखा है। किसने लिखा है? गुलाम हुसैन ने लिखा है। और ये इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? बंगाल के इतिहास के बारे में इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। अधिकतर बच्चे तुक्का लगाने के चक्कर में यहाँ पर संग्रह दिए हैं, तो यहाँ पर भी संग्रह सीधे यहाँ से यहाँ टिक कर देंगे, और आपको ऑप्शन में भी ऐसे पक्का दिया ही होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है आपका, रियाज उल इंसा। तो रियाज उल इंसा, इसमें हमें पता चलता है जो महमूद गवाह, लिखा किसने? महमूद गवाह ने ही लिखा है। तो महमूद गवाह के संग्रह पत्रों के बारे में संग्रह मिलता है, ठीक है। तो एक बार स्टार्ट से देखते हैं। सबसे पहला, मीरात ए सिकंदरी के बारे में हमें गुजरात विजय पता चलता है। बुरहान ए माशिर इतिहास में बंगाल के नहीं, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास पता चलता है। रियाज उल सलातिन संग्रह में हमें बंगाल का इतिहास मिलता है, और रियाज उल इंसा में हमें मोहम्मद गवाह के पत्रों का मिलता है, ठीक है। यानी कि एक का क्या हो जाएगा हमारा, पहले का है हमारे पास 4 हो जाएगा, दूसरे का 2 हो जाएगा, तीसरे का 1, चौथे का 3। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है सुख सप्तती का फारस में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा है? तो ये कौन सा ग्रंथ था आपका, तो ये लिखा है आपको किसने, ये ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब्दुल रज्जाक का संबंध कहाँ से? फारस से इनका संबंध, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, फवायुदल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किसने किया था? ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका संकलन क्या था आपको, अमीर हसन खिलजी ने किया था। किसने? अमीर हसन खिलजी ने इसका क्या किया था, आपका विवरण किया था, ठीक है। अमीर खुसरो की बुक का नाम, आपको 2-4 बुक का इसका नाम याद होना चाहिए। जियाउद्दीन मान बर्नी का याद होना चाहिए। तो ये दोनों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आगे आएंगे, आगे हम कवर करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम के व्यवस्थित कीजिए करें, ठीक है। जो फतवा ए जहांदरी है, तो ये किसकी है आपकी, ये फतवा ए जहांदरी आपका जियाउद्दीन मान बर्नी की है। तो सीधे मान बर्नी लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है आपका, फिर आप ये किसकी है, तो 14वीं शताब्दी की। किसकी है? 14वीं शताब्दी की है, ठीक है। पृथ्वी राज रासो किसकी है आपकी, ये आपकी चंद्र बरदाई की है, चंद्र बरदाई की, ठीक है। तो ये आपने किसकी है, तो कब की है, ये आपकी है लगभग
12वीं शताब्दी के, ठीक है, 1191-92 के आसपास की बात है। और इसके बाद तबकात किताबुल हिंद है। किताबुल हिंद आपके अलबरूनी की है, तो किसकी है? अलबरूनी की है। और ये कब की है? आपके लगभग आपके 11वीं शताब्दी की है, ठीक है। और उसके बाद तबकात नाशरी, ये किसकी है? ये आपका है मिनहाज उल सिराज, तो सिराज लिख देता हूँ, मिनहाज उल सिराज की रचना है। और ये कब की है? आपकी लगभग 13वीं शताब्दी की है, ठीक है। तो अब हमें बात करनी है कि इसको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले आपका आएगा 11वीं वाला, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 के बाद आपका आएगा कौन सा? 3 के बाद आएगा 12 यानी कि 2 आ जाएगा। उसके बाद आपका आएगा 4, फिर आएगा 1 यानी कि 3 2 4 1, 3 2 4 1 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 2 4 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरश नामक पुस्तक का लेखक था? तो ये था आपका इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तबकात नाशरी, मिनहाज उल सिराज, जशवानी, ये आपका बिल्कुल सही है, अभी मैंने आपको बताया था। तारिक फिरोज शाही, ये शम्स ए सिराज अफीफ की है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तुगलकनामा इब्न बतूता, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तुगलकनामा किसकी है? आपकी, ये आपकी अमीर खुसरो की है। किसकी है? अमीर खुसरो की, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की, ये आपका सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, कहाँ का था? मोरक्को का, ठीक है। मार्को पोलो इटली का था, बिल्कुल सही है। नूनीज आपका पुर्तगाल का था, सही हो जाएगा, ठीक है। अब्दुल रज्जाक आपका तुर्की का नहीं बल्कि फारस का था, ठीक है, वर्तमान में ईरान इसको कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, तबकात ए अकबरी, जिसे कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता था, ये किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, तो ये लिखा था आपका निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आपका जो तुर्जु के अकबरी है, जो अकबरनामा है, उसकी रचना किसने की थी? उसकी रचना की थी अबुल फजल ने की थी। किसने की है? अबुल फजल ने की थी। लेकिन इससे पहले जो तबकात ए अकबरी है, इससे पहले ही आ गया था, ठीक है। तब इसकी रचना की थी निजामुद्दीन अहमद ने। तब उस समय इसकी बातें ज्यादा मानी जाती थी, लेकिन बाद में फिर अबुल फजल द्वारा तब अकबरनामा रिलीज की जाती है, तो फिर उसको अकबरनामा पे ज्यादा भरोसा किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक आपको तुर्कों को माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आक्रमण करने के लिए कौन आता है? तो काशिम आता है। सबसे पहले कौन आता है? काशिम आता है, ठीक है। काशिम के बाद फिर कौन आता है? फिर आपका गजनवी आता है, जिसे गजनवी भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे गौरी आता है। मेनली इन तीनों का नाम आपको याद करना होगा, ठीक है। जो कासिम था ये अरबी था, कौन था? ये अरबी था। जो गजनवी था ये आपका अफगानी था, ठीक, कौन था? अफगानी था। और जो गोरी था ये आपका तुर्की था, ठीक है। ये दोनों तो लूट मार के उद्देश्य से आते हैं और भारत से चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो गौरी क्या होता है, गौरी का शासन यहाँ पर चलता है, जो पूरे दिल्ली सल्तनत है वो गौरी के गुलाम ही यहाँ पर चलते हैं। जैसे इल्तुतमिश का नाम सुना होगा आपने, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुना होगा। नेक्स्ट क्लास में हम दिल्ली सल्तनत की भी बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो अभी के हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां है, प्राचीन भारत की अपेक्षा मध्यकालीन भारत का इतिहास अधिक सरलता से जाना जा सकता है, जिसका मुख्य कारण है। अब देखो, प्राचीन इतिहास में हमें उतने स्रोत नहीं मिलते ना, चाहे वो साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं, चाहे हमें मेनली मिलते तो नहीं, बहुत ही कम मिलते हैं। लेकिन जो यहाँ पर हमें मध्यकालीन भारत में हमें साहित्यिक स्रोत काफी मिलते हैं। मैंने कितनी भी रचनाएं आपको यहाँ पर बता दी हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर साहित्यिक स्रोतों की उपलब्धता के कारण हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन इतिहास को थोड़ा सरलता से हमें मिल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, अरब द्वारा सिंध की विजय का इतिहास हमें किससे ऐतिहासिक रचना से सर्वप्रथम मिलता है? तो हमें मिलता है चचनामा से, ठीक है। अब चचनामा क्या है? चचनामा एक अरबी ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? अरबी ग्रंथ है, ठीक है। अरबी ग्रंथ है, किसने लिखा इसकी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, ये आपको इसकी जानकारी अवश्य मिलेगी कि इसको फारसी में अनुवाद किसने किया था, ठीक है। इस ग्रंथ को फारसी में अनुवाद किया था, और ये अनुवाद किया था आपको किसने? अबू बकर ने। किसने किया था? अबू बकर कूफी ने, ठीक है। अबू बकर कूफी ने इसको अनुवाद किस में किया था? फारसी में किया था, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। बाकी तुगलकनामा अभी मैंने आपको बताया अमीर खुसरो हो जाएगा।
और रेहला आपका किसकी रचना है? तो रेहला आपकी इब्न बतूता की है, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है तबकात ए नासरी, जिसमें मोहम्मद गोरी की भारत विजय और दिल्ली सल्तनत का 1260 ईस्वी तक का इतिहास मिलता है, तो लेखक था कौन था? तो तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो ये आपका मिनहाज उल सिराज भी कहीं लिखा है, कहीं पर आपको मिनहाज उल सिराज भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अलबरूनी कब आया था आपका? जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था, उसी वक्त अलबरूनी भी आपका भारत आया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है तारिक उल हिंद, जिसमें तारिक उल हिंद को किताब उल हिंद भी कहते हैं। बस इतने में आपका सवाल बन जाएगा। किताब उल हिंद किसकी? आपके अलबरूनी की है। बस इतने ही आपको याद करना था। तारिक उल हिंद, जिसमें 11वीं शताब्दी के प्रारंभ के हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान तथा धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया गया है, तो इसके लेखक कौन है पूछ रहा है आपका। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर अलबरूनी हो जाएगा। ठीक है, तो अलबरूनी तारीख उल हिंद बोल रहे, किताब उल हिंद, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, बस नाम अलग अलग है इसका। अभी आपका जो उत्तराखंड पुलिस में कैसे आपको वो बंगाल गजट का दूसरा नाम दिया गया था, उसी तरीके से आपको नाम घुमाकर दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है मोरक्को यात्री इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में न्यायिक पद पर आसीन था, इसने किसे पुस्तक की रचना की थी? किस पुस्तक की इसने रचना की थी? ठीक है, इब्न बतूता की बात कर रहा है। तो इब्न बतूता की, तो इसने रेहला की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बुक की संरचना किसने की थी? तो ये की थी आपका इब्न बतूता ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है। तो यह हुमायूं के बारे में लिखा गया। किसने? लेनपुल ने। लेनपुल क्या थे? एक इतिहासकार था। इसकी बात भी आपको याद करनी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिया गया है हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो हुमायूं नामा किसकी है? गुलबदन बेगम की। इसकी बहन कौन थी? गुलबदन बेगम। इसने ही हुमायूं नामा यहाँ पर लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है पातशाहनामा में किस मुगल सम्राट के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन का वर्णन वर्णन किया गया है? ठीक है, तो पातशाहनामा में आपको शाहजहां के जीवन के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, तो आपको ऐसे पूछ सकता है जो शाहजहां नाम जो पातशाहनामा है उसकी रचना किसने की थी? तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 18वां सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, तो मिलान करते हैं। एक तरफ आपको ग्रंथ दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनके लेखक दे रखे हैं। तो किताब उल हिंद अभी मैंने आपको बताया अलबरूनी, पहले का हो जाएगा 2। ठीक है, और रेहला किसकी है? तो रेहला आपकी किसकी है? इब्न बतूता की। दूसरे का हो जाएगा 1। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम 4 हो जाएगा, और पातशाहनामा लाहौरी हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आज हमने यहाँ पर जो तुर्की आक्रमण, अरबी आक्रमण, जितने भी आक्रमण है सारे के सारे आज हम यहाँ पर कवर कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है। फिर से अब्दुल वहीद बेलग्रामी, तो इनकी रचना क्या है? इनकी रचना है आपका हकैक ए हिंदी। ठीक है, नक्शबी इनकी रचना कौन है? कोक शास्त्र इनकी रचना है, और औरंगजेब फतवा ए आलमगिरी। ठीक है, तो आलमगिरी औरंगजेब का ही नाम था, इसलिए हम इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेंगे। गुलबदन बेगम अभी मैंने आपको बताया हुमायूंनामा। ठीक है, अधिकतर बच्चों को केवल ये 2 ही याद होंगे। ठीक है, सी और डी। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन से भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सी और डी। तो सी और डी आपका करेक्ट आंसर कौन बन रहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो वैसे भी ऑप्शन से होने वाला मुश्किल लग रहा था क्योंकि 2 और 1 इसमें भी दिए थे। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करते हैं अरबों द्वारा सिंध की विजय की बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो अरबों द्वारा सिंध की विजय के संदर्भ में डिटेल से इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम कवर करते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कुल्हा दारन कहलाते थे। तो कुल्हा दारन सैयद कहलाते थे। ठीक है, अब ये सैयद लोग कौन होते थे? तो ये लोग होते थे आपका जो मोहम्मद शाह थे, जो पैगंबर मोहम्मद शाह थे। मोहम्मद शाह की बेटी थी एक, जिसका नाम था फातिमा, तो उनके वंशज माने जाते हैं। ठीक है, मोहम्मद शाह की बेटी थी फातिमा, फातिमा के वंशज थे सैयद, इन्हीं को कहते हैं कुल्हा दारान कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? ठीक है, तो सबसे पहले आपका आया था मोहम्मद बिन कासिम आया था, और कासिम अरबी था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, गौरी होगा या गजनी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है
भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 711 ईस्वी में पहला आक्रमण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, अरबों द्वारा भारत विजय का कारण था। तो मेन क्या था इसका कारण? देश में किसी सर्वोच्च शक्ति का अभाव, बिल्कुल ये एक कारण था। सिंध शक्ति, दाहिर की अदूरदर्शिता, ये भी बिल्कुल सही था। और मुसलमान नेतृत्व का कुशल होना, ये भी सही। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, भारत में वो जीत गए, तो इसका मेनली तीन उद्देश्य थे, तीन कारण थे। पहला कारण था कि देश में कोई सर्वोच्च शक्ति उस वक्त यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, दूसरा क्या था आपका? सिंध विजय, जो दाहिर था, दाहिर की अदूरदर्शिता, दाहिर नहीं समझ पाए कि ये लोग बाद में यहाँ आएंगे, तो इसलिए दाहिर की ये क्या थी? अदूरदर्शिता थी। और मुसलमान नेतृत्व का कुशल होना, यानी कि वो लोग भी काफी कुशल थे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध राजा कौन था? अभी मैंने आपकी बात की, तो ऑप्शन बी आपका दाहिर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसके नेतृत्व में अरबी ने सिंध पर पहला सफल अभियान किया था? तो सिंध पर जो पहला सफल अभियान किया था वो 712 ईस्वी में किया था। और ये किसने किया था? आपका मोहम्मद बिन कासिम ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था? ठीक है, तो सर्वप्रथम की बात करेगा, टॉप 3 या 4 आपसे पूछ भी सकता है क्रम से लगाओ करके। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले आपको देवल को जीता। ठीक है, पहले देवल को जीता। देवल के बाद ये कहाँ पहुंचे? देवल के बाद निरोन पहुंचा, निरोन को जीता इसने। किसको जीता? निरोन। निरोन में भी इसने निरोन को जीता। उसके बाद फिर इसने जीता सेवान। आपको कहीं पर सेवान भी दिया होगा, सेवन भी दिया होगा। तीसरे नंबर का ये है। और चौथे नंबर पे जीता है रावर को जीता। ठीक है, इसके बाद मुल्तान उल्तान को भी आगे जीतते रहेगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर, यानी कि एक आंसर तो आपका ए है। इसके बाद निरोन, निरोन के बाद सेवन, सेवन के बाद रावर। ये 4 आपको याद रहना चाहिए क्रम से एकदम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। किस अभियान के दौरान उस क्षेत्र को जीतकर मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की दूसरी विधवा पत्नी लाड देवी और दाहिर के 2 पुत्रियों सूर्या देवी और परमल देवी को बंदी बनाकर दमिश्क में खलीफा के पास भेजा, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बनी? ठीक है, तो यह आता है ब्राह्मणाबाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस ब्राह्मणाबाद अभियान में ही ऐसा हुआ था। ठीक है, ये आपने पूरा डिटेल्स इसको पढ़ा होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पहली बार जीतने वाला कौन था? देवल। पहली बार सफलता आक्रमण देवल पे किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंध की विजय के प्रभाव के संबंध में किसने कहा सिंध को अरबों में ने विजित तो किया, किंतु यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र ही रही थी? तो ये कहने वाला कौन था? ये था आपका लेनपुल इतिहासकार। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 10वां है, पंचतंत्र का अरबी अनुवाद किसने किया था? ठीक है, अनुवाद किस नाम से किया गया है? ठीक है, तो पंचतंत्र के जो लेखक थे वो कौन थे? विष्णु शर्मा। कौन थे? विष्णु शर्मा थे। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि पंचतंत्र का अरबी अनुवाद, तो इसका अरबी अनुवाद क्या है? कलीला वादिमना। कलीला वादिमना ऑप्शन सी है। अभी किसने किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इब्न अल मुखापा, इब्न अल मुखापा, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, किसने किया था? इब्न अल मुखाफा ने पंचतंत्र को अरबी में अनुवाद किया था। अरबी में इसको कलिला वदिमना कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां है, अरबों ने सिंध में किन 2 का प्रचलन प्रारंभ किया था? ठीक है, एक तो उन्होंने यहाँ पर ऊंट पालन का प्रारंभ किया था, एक उन्होंने खजूर उत्पादन का यहाँ पर प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय कब हुई थी? तो ये आपका 712 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अरबों की विजय का परिणाम था? तो ये कौन था आपका? एक तो हिंदू समाज में मद्यपान तथा मांसाहार बढ़ा था, ये आपका बिल्कुल सही है। शूद्रों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिली, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अरबी जो ग्रंथों को संस्कृत में अनुवाद किया था, ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, अरबी ग्रंथों को संस्कृत में अनुवाद न करके संस्कृत ग्रंथों को अरबी में ज्यादा अनुवाद किया था। ठीक है, तो 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14वां है, भारत में सर्वप्रथम किस मुसलमान आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला था? ठीक है, तो सबसे पहले जजिया कर लगाया था आपका मोहम्मद बिन कासिम ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जजिया कर को किसने खत्म किया था? तो अकबर ने जजिया कर को
खत्म किया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से हम बात करते हैं तुर्कों के आक्रमण से पूर्वी भारतीय राजवंश। ठीक है, तो इसमें आपको अलग अलग क्वेश्चन दिए होंगे, इससे संबंधित आपको आंसर यहाँ पर करने होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सबसे पहले एरापत्ती दिया है। ठीक है, एरापत्ती क्या होता है, जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। ये बिल्कुल सही है पहला आपका। ठीक है, तनियोर क्या होता है, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक अकेले समूह को दिए गए ग्राम, ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, तनियूर शब्द का प्रयोग चोल काल में होता था। ठीक है, अब चोल काल में किसी एक बड़े ग्राम सभा को, किसी बड़े गांव को क्या कहा जाता, तनियूर कहा जाता। ठीक है, चोल काल में किसी बड़े गांव को तनियूर कहा जाता था। ठीक है, तो एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दिए गए गांव को क्या कहा जाता था, तो इसको ब्राह्मदेयी कहा जाता। क्या कहा जाता, ब्राह्मदेयी, ब्राह्मदेयी कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, घटिका प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय था, ये आपका बिल्कुल सही है। तो यानी कि करेक्ट आंसर 1 और 3 हो जाएगा। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी। तो सबको पता होना चाहिए राष्ट्रकूट वंश की नींव किसने रखी थी, दंती दुर्गा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, चोल राजाओं में किसी एक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, अगर पूरी श्रीलंका की बात करेगा तब आपका राजेंद्र प्रथम आएगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करेगा आपको, अगर आपसे प्रश्न ऐसी बात करेगा कि कहेगा कि श्रीलंका को आधा श्रीलंका किसने जीता, तो वो जीता था आपका राज प्रथम ने। ठीक है, अगर पूरा जीतने की बात करेगा तो आपका कौन आएगा, आपका राजेंद्र प्रथम आएगा। लेकिन हाँ, अगर आधा श्रीलंका की बात करेगा जिसने विजिट किया था, तो वो आपका कौन था, राजराज प्रथम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर देखते हैं। चतुर्भुज नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है चोल कला का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, चोल के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे कहाँ हैं, तो वो आपको देखने को मिलेंगे उत्तर मैरूर अभिलेख में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन कहा गया है ए तथा दूसरे कथन को आर कहा गया है। ठीक है, तो पहला कथन क्या दिया है आपको, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा अधिक जानकारी है। बिल्कुल सही है ये आपका। चोल शासकों के मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। ठीक है, अब मंदिरों में उत्कीर्ण अभिलेख मिलते थे, तो इसके चक्कर में उनको ज्यादा पहले वालों की तुलना में ज्यादा जानकारी मिलती थी, यही कारण है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका ए भी सही है, आर भी सही है, और इसकी व्याख्या भी सही करता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, आपको यहाँ पर मिलान करना, एक तरफ आपको राजवंश दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनकी राजधानी यहाँ पर दी गई है। तो पल्लव की राजधानी कांची है, ऑप्शन नंबर ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का 2 हो जाएगा। उसके बाद पांड्य की राजधानी मदुरई होती है, तो 3 हो जाएगा। यादव वंश की राजधानी कहाँ, देवगिरी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और काकतीय वंश की राजधानी आपका वारंगल हो जाएगी, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, पुंडुवर्धन भुक्ति अवस्थित था, तो ये आपका कहा था, आपका उत्तर बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है, निम्नलिखित में से कौन सी चोल प्रशासन की मुख्यतः विशेषता थी। तो चोल काल की जो मुख्यतः विशेषता थी वो ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। ये भी कौन था, आपका चोल था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। यहाँ पर चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की, यानी कि आधा श्रीलंका को जीता था। तो ये कौन था, आपका ऑप्शन नंबर ए राजराज प्रथम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो जजाक बुक की प्राचीन नाम क्या था, आपका बुंदेलखंड का था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये यूके पीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से इसको कवर कीजिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनने के बहुत बहुत उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ पर देखते हैं, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था, तो कौन था, आपका चोल था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है,
तो प्रसिद्ध ग्राम सभा की बात करेगा तो आपका चोद ही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम या उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो आपका टोट वरीयम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या काम देखता था? उद्यान प्रशासन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो तक्कोलम का युद्ध आपका चोल व राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन जीता था? तो इसमें चोल अंश हार गया था और राष्ट्रकूट यहाँ पर जीत गए थे। ठीक है, तो आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि चोलों से किसने हिस्सा लिया और यहाँ पर राष्ट्रकूटों से किसने हिस्सा लिया। ठीक है, तो पहले चोलों की बात करते हैं। जो चोलों से यहाँ पे प्रांतक प्रथम का जो बेटा था जिसका नाम क्या था? राजदित्य। कौन था? राजदित्य। इसने इसमें हिस्सा लिया था। जबकि आपका जो राष्ट्रकूटों से जिसने हिस्सा लिया था वो कृष्ण तृतीय था। कौन था? कृष्ण तृतीय। और कृष्ण तृतीय राजदित्य को क्या करता है? हरा देता है। तो यहाँ पर कृष्ण तृतीय की जीत हो जाती है। इसी के साथ राष्ट्रकूट वंश की यहाँ पर जीत हो जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है? तो चोल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग तरीके से घुमाकर आपसे प्रश्न पूछ सकता है। चोल काल के विल्लाल होते थे तो बड़े भूस्वामी को विल्लाल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है। चोलों के शासनकाल में श्रीलंका एवं दक्षिण भारत के मध्य मुक्त व्यापार का केंद्र कौन सा बंदरगाह था? तो ये आपका था ऑप्शन नंबर सी कैंटन का बंदरगाह। ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो ये भेजे गए थे आपका किसके? कुलोतुंग प्रथम। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन में कुलोतुंग द्वितीय भी देखने को मिलेगा, तो लेकिन आपको आंसर क्या करना है? कुलोतुंग प्रथम आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है और ये अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम तुर्कों का आक्रमण यहाँ पर कवर करेंगे। 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तब उस समय किसने डाली थी? आपका यानी कि आपका चोल वंश का संस्थापक पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर सी विजयालय यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से बात करते हैं हम तुर्कों के आक्रमण का। ठीक है, तो तुर्कों के आक्रमण यहाँ पर हुए थे कम से कम 6-7 क्वेश्चन यहाँ से भी हमने यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। मोहम्मद बिन कासिम अरग आक्रमण के बाद भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो ये आपका सुबुक्तगीन था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी का सेनापति था अल्पतकीन था। कौन था? अल्पतकीन था। और सुबुक्तगीन का बेटे का नाम था मोहम्मद गजनी। कौन था इसका? गजनी इसका बेटे का नाम था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गजनी भारत पर आक्रमण करता है, उसका डिटेल हम आगे देखते नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासक को पराजित किया था? तो सबसे पहले इसने पराजित किया था आपका जयपाल ने। जयपाल को पराजित कौन करता है? सुबुक्तगीन करता है। कौन करता है? सुबुक्तगीन। ठीक है, अगर बात करेंगे कि मोहम्मद गजनी में सबसे पहले कौन जीता था? इसने मुल्तान को जीता था। किसने? मोहम्मद गजनवी ने। मोहम्मद गजनी में सर्वप्रथम किसको जीता? इसने मुल्तान को जीता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, उसके इतने अधिक आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो उद्देश्य पूछता है तो मेन इसका उद्देश्य था लूटपाट करना, धन लूटना था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है। 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी का अंतिम अभियान था, तो ये किसके प्रति था? आपका जाटों के प्रति। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी में मोहम्मद गजनवी को मार भी देते, जाट लोग मोहम्मद गजनवी को यहीं पर खत्म कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है। 1025-26 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण का समय वहां का शासक कौन था? ठीक है, तो आपने पता होना चाहिए गुजरात को किसने लूटा करके, वो पता है आपका। तो उस समय जो गुजरात का शासक था वो कौन था? वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो भीम प्रथम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। महमूद गजनवी ने आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? ठीक है, तो उस समय कौन आया था? मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर सी अलबरूनी यहाँ पर भारत में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां और ये आज का अंतिम क्वेश्चन भी रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। फिरदौसी की रचना का नाम क्या था? आपका ऑप्शन नंबर ए शाहनामा था। ठीक है, किताबुल हिंद और हुमायूंनामा ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अभी मैंने इतनी बार आपको बता दिए है, तो आप लोग खुद बताइए कि आप पीछे वीडियो को बैक करके मत देखना, ऐसे ही बताना कि किताबुल हिंद किसकी रचना है और हुमायूंनामा हुमायूंनामा किसकी रचना है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है,
अब हम इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। किसकी? दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। तो ठीक है, उसको हम एक या दो क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। हो सके तो एक ही क्लास में कवर करेंगे, हो सके तो हम दो क्लास में उसको कवर करेंगे। ठीक है, ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते, ज्यादा लंबे क्वेश्चन हो जा रहे, तो इससे फिर क्या हो रहा है, समझाने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है, वीडियो लंबी बन जा रही है। ठीक है, तो आज भी हमारे ठीक ठाक लेवल की 30 मिनट की वीडियो हो रही है, 30 से 35 मिनट की। तो कोई टेंशन नहीं है, तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।